आ रहा है, उसके बाद इसमें हमारी आईडी कैसे हो जाएगा? चलो डालो वोट, चलो डालने देंगे, हम रोड जाम करेंगे। चलो रोड पे खड़े। ये कर बना जब वोट क्या नहीं जाने दे रहे? हाँ तुम कौन हो? नहीं नहीं नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब वो घड़ी सामने आ गई है। हम तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कैसे सीसामऊ से लेकर मीरापुर कुंदर की तमाम सीटों पर कई जगहों पर तस्वीर ऐसी बनी जबकि झड़पें सीधे होने लगी। कई जगहों पर गड़बड़ियों की भी खबर आई। हम सभी 9 सीटों पर उपचुनाव की तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। फूलपुर, कटेहरी, करहल, सीसामऊ, मझवा, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर और कुंदर की कई जगहों पर झड़पों की खबरें आई, गड़बड़ियों की खबरें आई। लेकिन इन सब के बीच अब हम आपको दिखाने वाले हैं एग्जिट पोल। सी वोटर का ये एग्जिट पोल आखिर क्या बता रहा है? सी वोटर का एग्जिट पोल है जो आप आज तक पर देखेंगे। हम शुरुआत झारखंड से करने वाले हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे। यशवंत देशमुख जो कि सिपोलॉजिस्ट है, फाउंडर डायरेक्टर है सी वोटर के, जिन्होंने ये सर्वे किया है, वो अपने एग्जिट पोल के तौर तरीके बताने के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन अब शुरुआत करते हैं झारखंड जिसे 5 हिस्सों में हमने बांटा है। सबसे पहले छोटा नागपुर का पूरा इलाका, कोल्हान, कोलांचल और उसके बाद आप देखेंगे पलामू और संथाल परगना। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वोटिंग परसेंटेज आपके सामने आ गया है। वोटिंग परसेंटेज छोटा नागपुर का आपके सामने आ गया है, जहां पर एनडीए आगे दिख रहा है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, एलजेपीआर, ये तमाम पार्टियां इस बार थी। लेकिन चूंकि हमने मेथोडोलॉजी आपको पहले नहीं दिखाया था तो पहले मेथोडोलॉजी दिखा देते हैं। 15,823 लोग सैंपल साइज है इस सर्वे में। विधानसभा क्षेत्र 81, लोकसभा क्षेत्र 14 और सब में पहुंचकर 13 से 20 नवंबर के बीच में किया हुआ ये सर्वे है। देखिए कई ऐसे स्विंग वोटर्स होते हैं जो इधर उधर अपना मन बनाते हैं, लेकिन 20 को आज ही वोटिंग हुई है। 13 से 20 नवंबर के बीच में 15,823 लोगों ने आखिर किस तरफ वोट करने का मन बनाया और बताया इस सर्वे में, उस पर निर्भर करता हुआ छोटा नागपुर, सबसे पहले छोटा नागपुर इलाके से हम शुरुआत करें और यहाँ पर 42.1% वोट एनडीए को जाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 39.8%, अन्य के हिस्से में 18.1% वोट जाता हुआ दिख रहा है। अब हम पहुंच जाते हैं कोल्हान पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कोल्हान में, ये देखिए ये हम आपको छोटा नागपुर का वोट परसेंटेज दिखा दे रहे हैं। वोट परसेंटेज में अगर आप देखें तो 42 मतलब लगभग 43, और ये सीटें भी यहाँ की आ गई हैं। 14 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन आधे से भी कम 6 सीटों पर यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं, मतलब जीत की तरफ इशारा है इस सर्वे में, और वहीं अन्य को 0। देखिए एग्जिट पोल के नंबर्स सिर्फ इशारा करते हैं, वो एक मतलब आप सैंपल साइज लेते हैं, अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उस मूड को भांपकर आप एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं वोट परसेंटेज और सीट्स में। ये सैंपल साइज हमने आपको बता ही दिया है। छोटा नागपुर के इलाके में देखिए बहुत आगे एनडीए निकलता हुआ दिख रहा है, जहां पर 14 सीट और वहीं इंडिया गठबंधन को आप देख रहे हैं 6 सीटें। आप कोल्हान में देखिए, कोल्हान में जब आप पहुंचते हैं तो एनडीए को 40.7% और वहीं इंडिया गठबंधन को 41 लगभग 42%, 17.7% अन्य को। सीटों में इसको देखिए, चंपई सोरेन इसी इलाके से आते हैं। चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। चंपई सोरेन वही शख्स हैं जिनको एक तरह से खड़ाऊ सीएम बनाया गया था, क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल में गए वो सीएम रहे, हेमंत सोरेन बाहर है, उन्हें सीएम पद से हटाया गया, सीएम हेमंत सोरेन बने, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। और यहाँ पर लेकिन कोल्हान के इलाके में इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है, 5 सीटें जाती हुई, 2 सिर्फ एनडीए की तरफ आती हुई। तो झारखंड का एग्जिट पोल दूसरा इलाका, अभी तक की सीटें जोड़ लीजिए, एनडीए की झोली में 14 + 2 16, वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो वो 6 और 5 मिलकर हो रहे हैं 11। मामला बराबरी का चल रहा है। अब अगले इलाके में आपको ले चलते हैं और वहां पर दिखाते हैं पलामू में आखिर क्या। पलामू रीजन में 47.7%, यहां पर बहुत बड़ा गैप है शशि शेखर जी, 35, मतलब लगभग आप देखिए
13% के आसपास का। उसकी एक वजह यह है कि जो पलामू का इलाका है अंजना, वहाँ पर बिहार से आए हुए लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और वो लोग आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत तौर पर वोटर है। तो ये जो नंबर हैं ये उसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल्स जो हैं मुझे थोड़ा सा उसको बोलने में थोड़ा घबराहट होती है। देखिए हम लोग सिर्फ नंबर्स रख रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं यही लकीर है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो, तमाम एग्जिट पोल्स फेल हुए। ये बताते हुए हम सर्वे के नंबर्स आपके सामने रख रहे हैं। इसको सर्वे की तरह ही आप देखिए, सर्वे की तरह ही देखिए। यहाँ पर एनडीए 7 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक, और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर। देखिए एग्जिट पोल में बस एक चीज है कि आप चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहे। वोटिंग खत्म हो चुकी है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स करने पर आप अगर अगले फेज में वोटिंग है आप प्रभावित कर सकते हैं। मैं पोस्टर के पक्ष में भी कभी कभी अंजना सोचता हूँ कि आखिर उनके पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि एक्सरे किसी के मन का किया जा सके। वो बेचारे लाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ जो सुनते हैं और उसके आधार पर वो जो निर्णय करते हैं। पूरी दुनिया में एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी साबित होते हैं। चलिए अब अगला नंबर जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। अगला इलाका पलामू की सीटें भी आप जोड़ लीजिए इसमें। और अब हम आपको दिखा रहे हैं संथाल परगना की सीटें 38.5%। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। 45% वोट परसेंटेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए 44.6, लगभग 45% वोट इंडिया गठबंधन को, तो वहीं 38.5% वोट एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 17% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज हमने आपको दिखा दिया है 38.5। और अब ये सीट में जब बदलता है तो इंडिया गठबंधन को आ रही है 10 सीटें और एनडीए को भी 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो संथाल परगना में आपने देख लिया कि इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पर एनडीए को 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी आदिवासियों का, मिस्टरियों का जो भी इलाका है वहाँ इंडिया को फायदा हो, वहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं। और मतलब अगर मैं ये स्टेटमेंट, क्योंकि मैं भी वहाँ पर रांची में गई, 2 शोज मैंने किए, बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि रघुबर दास को सीएम बनाने से लेकर यहाँ तक पहुंचना बीजेपी अभी तक उसकी भरपाई कर रही है। 26% अगर आदिवासी मतदाता है तो हर 4 में से 1 वोटर आदिवासी है। ऐसे में जब आपने एक नॉन आदिवासी को सीएम बनाया रघुबर दास, उसके बाद जो बैकलैश बीजेपी ने फेस किया है, क्या उससे वो उबर पाते हैं? नहीं। हालांकि इस बार उन्होंने बाबूलाल मरांडी को एकदम आगे करके रखा था पूरे चुनाव में, सीएम कैंडिडेट तो घोषित नहीं किया। अर्जुन मुंडा का भी चेहरा पोस्टर्स में लगता था, लेकिन बाबूलाल मरांडी जिन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई और उसके बाद से वो मिल गए हैं बीजेपी में। ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया है ताकि जनता में ये कम से कम साफ रहे कि एक आदिवासी को ही इस बार सीएम बनाने की परिस्थिति दिखाई दे रही है। क्या उसका फायदा हुआ, नहीं हुआ? ओवरऑल नंबर्स अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज में ये देखिए 41.8% वोट एनडीए को जाता हुआ और 39.3% वोट इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 18.9%। और अगर आप इसको सीटों में तब्दील करें तो सी वोटर का ये सर्वे इशारा कर रहा है कि एनडीए की बनती हुई दिख रही है सरकार, क्योंकि 34 सीटें एनडीए की आ रही हैं, वहीं 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन है और 20 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब ये 20 सीटें जो कि कांटे की टक्कर हैं, वो काफी हद तक तय करेंगे कि क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। शशि जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ जरा कि ये पोस्टर भी बहुत फूक फूक कर कदम रखने लगे। नहीं, अब तो दूध का जला छाछ फूक के पीता है। अब बताइए, और ऐसे जले हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे हरियाणा का, कि इस पर आदमी चर्चा करते हुए आशुतोष जल्दी से। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, अमेरिका में भी लोग कह रहे थे कि बहुत क्लोज टक्कर है और वहां भी फेल कर गए। वहां भी फेल कर गए। तो देखिए वर्ल्ड वाइड ये होता रहता है। 20 सीटों के उन्होंने जो हवाले कर दिया है, तो ये तो फिर ठीक ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यशवंत देशमुख जी हमारे साथ हैं। इससे पहले कि दोनों के पास जाएं, सबसे पहले यशवंत जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। कदम फूक फूक के रख रहे हैं, छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। देखिए शशि शेखर जी बैठे हैं, मेरे संपादक रहे हैं, और आशुतोष मतलब क्या बताएं, म्यूट पर है यशवंत। अंजना आपसे मैंने शेयर किया था कि 2000 ऑलमोस्ट 25 साल पहले आशुतोष और हम एंकर कर रहे थे और शशि जी हमारे प्रोड्यूसर थे, हमारे संपादक थे। तो ऐसे में हम जानते हैं कि 25 साल से हम लोगों का स्टैंड ये रहा है कि
वोट से सीट का गणित ये भ्रामक है, इसको बचने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जैसा भी हम कोशिश करते रहे, कभी सही या कभी गलत, वो एक अलग विषय है। मुख्य बात यह है, एग्जिट पोल या किसी भी सर्वे का विज्ञान वोट शेयर एस्टिमेट पे समाप्त होता है अंजना, और उसके बाद में वोट से सीट का आकलन एक मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन, जैसा आपने बोला। हमने केवल इस बार यही किया जो हम हर बार करना चाहते हैं और करते रहे हैं। पहले हम मार्जिनल सीट्स को भी बांट के हम देते थे, इस बार हमने हाथ खड़े किए हैं कि देखिए, इन मार्जिनल सीट्स को किसी भी पार्टी के हिस्से में डालना ये तभी संभव है जब हम इन मार्जिनल सीट्स पे भी कम से कम 2-2 हजार सैंपल वहां पर कर रहे हो, जो हमने नहीं किए हैं तो हम जबरदस्ती उनको किसी एक पार्टी के खाते में नहीं डालेंगे। इसलिए हमारा एग्जिट पोल जो आपको दिखा रहा है, वोट शेयर के मामले में आपने बहुत साफ देखा कि जो आदिवासी संथाल परगना इलाका है वहां पर जेएमएम की बढ़त अच्छी खासी है, आदिवासी मतदाता उनको मिल रहे हैं। लेकिन जो शहरी, जैसा अभी शशिशेखर जी ने कहा, शहरी वाला इलाका जहां पलामू वाला था, वहां बीजेपी को जबरदस्त बढ़त है। 3 इलाकों में बहुत कांटे की टक्कर है। ओवरऑल 34 क्लियर सीट अभी एनडीए की दिख रही है, 26 इंडिया गठबंधन की क्लियर दिख रही है। 20 सीटें सामान्य तौर पर अंजना, जो मार्जिनल सीट्स होती हैं वो उसी अनुपात में बढ़ती हैं सामान्यतः, नॉर्मली। अच्छी खबर, लेकिन बिल्कुल हमने बहुत सारे जल्दी चुनाव देख लिए जो एबनॉर्मल हो चुके हैं। अगर गौरव नॉर्मल हो रहे हैं चुनाव, वोट शीट का समीकरण नहीं बिगड़ रहा है, तो इसलिए हम बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, इन 20 सीटों पे हम नहीं बता सकते कौन जीत रहा है। 20 सीटों पर और बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी बढ़त आपकी तरफ दिखाई दे रही है। कुल 81 सीटें हैं, ऐसे में बहुमत के नंबर से तो अभी आप पीछे ही है। गौरव जी। अच्छा, तो अंजना जी, आपने ये मान लिया है जो 20 सीटें कांटे की टक्कर है, इसमें हम एक भी नहीं जीतने वाले। नहीं, ऐसा हमने कहा माना है, से पीछे है। काहे शुरू में ही तोप निकाल दिए भाई। आपने कहा बहुमत क्या? अरे 20 सीटें आपने हटा दी, कंफर्मेशन वाले नंबर सर। अंजना जी, अच्छा लगा मुझे। खैर नहीं तो हाँ, ठीक है। अच्छा, 50% भी स्ट्राइक रेट अगर आप मान ले, और आपने आंकड़ा दिया है 34 का, 20 में 10 भी जीत जाएंगे तो 44 पे आ गए। 81 की विधानसभा है, तो मैं समझता हूँ बहुमत का नंबर है, पर कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, अलग बना है असल में, ये आपको बहुत सह सम्मान कहता हूँ, ये ठीक है, जरूरी है, बहुत लोग मेहनत करते हैं तब एग्जिट पोल आता है। लेकिन 81 की विधानसभा में और 20 सीटों पे कुछ रुझान भी नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब 25% सीटों पे तो कुछ आंकड़ा ही नहीं है। लेकिन सौभाग्य से मैं खुद झारखंड गया था, वहां पे कैंपेनिंग भी करी, और मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से और डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और महायुति की सरकार बनने जा रही है। और हम ये कह सकते हैं झारखंड और महाराष्ट्र के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए खासकर, यहाँ के हम सिकंदर, और सिकंदर इसलिए क्योंकि लोगों का विश्वास है ईमानदार नेतृत्व में, जो हमारी विचारधारा है उसमें, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये महा विकास अघाड़ी जेएमएम और कांग्रेस बोलेगी। और क्यों बोलेगी? झारखंड के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा वहां यह है, जो घुसपैठिए आके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों से शादी कर रहे हैं, और इस पे हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करके चुप्पी साधे हुई है। दूसरा, भ्रष्टाचार। झारखंड में, रांची में, बोकारो में जहां मैं गया, मैं आपको बता सकता हूं, लोगों ने कहा ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमें एक पारदर्शी सरकार देगा, जो स्वयं एक अभियुक्त है और 10 ईडी के समन आते हैं, वो जवाब नहीं दे सकता है और जेल की सलाखों के पीछे रह के आया है। तीसरा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और हेमंत सोरेन मस्त है। इसलिए बदलाव की एक बड़ी लहर झारखंड में आ रही है, और चाहे वो आदिवासी हो, पिछड़ा हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, और चाहे अगड़ा हो, सब के सब एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं। और आप देखेंगे हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जैसे एग्जिट पोल खराब हुए थे, गलत थे, वैसे ही झारखंड में भी आप देखिएगा हमारा 2/3 बहुमत आने वाला है। चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए इंडिया गठबंधन की तरफ से।
अनुराग भदौरिया जी, आपको भी अपने दर्शकों को भी ये बताते हुए कि ये सर्वे है, लोग जिस तरफ इशारा करते हैं उन नंबर्स का एक्स्ट्रापोलेशन किया जाता है। 20 सीटों पर हम कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, वहां पर दोनों पक्ष के लिए लोगों ने बोला है। ये बताते हुए फिलहाल रुझान इस सर्वे के मुताबिक एनडीए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कितना बड़ा सेटबैक होगा? एक ऐसा स्टेट जहां पर आपने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, विपक्ष के खिलाफ वेंडेटा का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए और बीजेपी के लिए इतना ही कहूंगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। गए थे, कह रहे झारखंड गए थे। अच्छा, झारखंड गए थे तभी जनता ने आपको झटक दिया वहां से। अब कह रहे 20 सीटों में परेशान है। 20 सीटें कहाँ गई? 20 सीटें कहाँ जाएंगी? इंडिया गठबंधन में आएंगी। जो अगर नहीं आ रही है तो समझो इंडिया गठबंधन में जा रही है। अब परेशान है कि आपने 20 सीटों के, इनको दिखा देते 20 में से 18 इनको मिल रही है तो इनको बड़ी तसल्ली होती, नींद अच्छी आती, 20 में से 18 मिल गई। झूठी ही सही, झूठी तसल्ली में जीते हैं। अगर झूठी नहीं मिलती है तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हाल इन्होंने किया, क्या हाल उत्तर प्रदेश में। देखिए किस तरह से वोटर को रोका गया। और जब हम लोगों ने इस पर आवाज उठाई तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इतना अन्याय और अत्याचार तो पहले कभी चुनाव में देखने को नहीं मिला। चुनाव आयोग के 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। सोचिए आप क्या हालत उत्तर प्रदेश में इन्होंने की, कैसे वोटरों को इन्होंने रोका, गलियों में पुलिस लगा दी। वोटर जबकि बोला गया है, चुनाव आयोग की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि पुलिस वाले ना तो किसी बुरके वालों को ना ही किसी का आईडी चेक करेंगे। ये आईडी चेक करने लगे, एक बार नहीं 2-2 बार आईडी चेक कर रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, लौटा दे रहे थे। बाद में क्या हालत हुई वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। अब आ जाइए अब झारखंड और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और झारखंड की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट पता चल रही है। जैसे ही आपने कुछ नंबर कम दिखाए वैसे ही घबराहट अंदर से निकलने लगी, वैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगे। इनको कोई अगर चीखने को चिल्लाने को नहीं मिलता है तो जो सर्वे दिखाता उस पर चिल्लाने लगते हैं। हार मान लीजिए, हार से बौखलाइए मत। आज बाजी पलट गई है एकदम। अनुराग भदौरिया जी ऐसा अमृत ज्ञान आज लेकर आए हैं, इतना मधुर लग रहा है सर। आज आपकी बोली एकदम इतनी मीठी, मत सुनिए। मतलब आज बाजी पलट गई है। आज गौरव जी तोप निकाल दिए हैं, आप मीठा बोल रहे हैं एकदम। एक सेकंड, सर्वेयर के लिए एक सेकंड बोलिए अंजना जी, एक सेकंड और दे दीजिए। एक सेकंड देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में मैं नहीं कह रहा हूं देखिए उत्तर प्रदेश में मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। इनकी सहयोगी दल की अनुप्रिया पटेल हैं, वो क्या कह रही हैं कि पुलिस एक लड़की को उठा के ले गई। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कहां थी? एफआईआर क्यों नहीं हुई? उसके घर पहुंच गई पुलिस को बता रही है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है, हमें आना पड़ रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूं, जब आराम से बताइए। एक सेकंड, एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, आइडेंटिटी चेक किया जा रहा था, आइडेंटिटी चेक करने में क्या गलत है भाई? हाँ देखिए, एक साफ बात है वहां, क्या इनको अपने चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, क्या उन अधिकारियों पे नहीं यकीन नहीं है? वो चेक करते हैं ना, आईडी भी चेक करते हैं, वोटर आईडी भी चेक करते हैं, आधार कार्ड भी चेक करते हैं, व्यक्ति को भी चेक करते हैं, उसके बाद वोट डालने देते हैं। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब यकीन नहीं है, बता दें कि नहीं यकीन है, जवाब कह दें। देखिए अंजना जी, आपके शो पर एक बड़ा कबूलनामा हो गया। जनता तो कहती थी, आज सपा के प्रवक्ता ने स्वयं कह दिया मुझसे बुरा ना कोई, अपने लिए। मतलब खुद मान लिया कि ये जो सपा है, पंचर साइकिल, फटा टायर, इनसे बुरा कोई नहीं है, स्वयं इन्होंने कहा है। और झारखंड और महाराष्ट्र में ये क्या बात करेंगे आप बताइए? झारखंड में इनकी सीटें आएंगी अंडा, लड़ ही नहीं रहे हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में इनकी सीटें आएंगी अंडा। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल आया है एक और एजेंसी का, उसमें 7 सीटें दिखा रहे हैं एनडीए को और 2 सीटें दिखा रहे हैं टूटी साइकिल पंचर टायर को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा दुखद क्या है, करहल से एक हृदय विदारक समाचार आया, दलित हमारी बहन, उसको मार दिया और 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और बताते हैं वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अब आप सोचिए उस हमारी बहन की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि उसने कहा मैं भाजपा के लिए वोट करूंगी। तो सपा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा, और लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कह रहे हैं गौरव जी। लेकिन एक सवाल है, एक बार दिखाइए गौरव जी को मेरे साथ। गौरव जी करेंगे
देखिए, उनका आरोप बड़ा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव अधिकारी, जैसे हम सारे वोट करने जाते हैं तो चुनाव अधिकारी तो अंदर चेक करते ही हमारे आईडी, लेकिन उनका आरोप यह है कि बाहर में आपके लोग भी, बीजेपी पार्टी के लोग, अधिकारी, ये लोग सब आईडी चेक कर रहे थे, जो जिसके लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। चुनाव आयोग के लोग चेक करेंगे ना अंदर। अंजना जी देखिए, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, कानून की बात कर सकता हूं। आज जो आरोप आए वो ये आए कि पुलिस आईडी चेक कर रही है, जो मैंने सुना आपके चैनल पे, तमाम और चैनल पे। और वैसे इनकी जो प्रत्याशी हैं वो स्वयं कह रही थी ये सीसा मऊ से कि भाई हाँ, चुनावी प्रक्रिया ठीक चल रही है, लेकिन रूल बुक मेरे हाथ में है, मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर 12 है, कौन आईडी चेक कर सकता है ये आप जान लीजिए। जब आप अंदर चले जाते हैं पोलिंग बूथ के पास, तो जो पोलिंग एजेंट होते हैं केवल वो चेक कर सकते हैं। सीएपीएफ सेंट्रल फोर्सेस नहीं चेक कर सकती, ये कहता है रूल 12.1.8। लेकिन जो लोकल पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखती है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो जरूर चेक कर सकती है आईडी। इसलिए कर सकती है, मान लीजिए बुर्का पहन के, उदाहरण दे रहा हूं, इसमें किसी धर्म विशेष के खिलाफ कुछ नहीं है, 20 आदमी अंदर चले जाए पोलिंग बूथ पे और एकदम से वहां पे पोलिंग बूथ का जो अधिकारी हो उसके साथ छेड़छाड़ करे, गलत करे, तो भाई कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? पोलिंग बूथ का एजेंट तो बनाएगा नहीं, जो अधिकारी होगा वो बनाएगा नहीं, बनाएगी पुलिस। और यही रूल कहता है कि जो सेंट्रल फोर्सेस है वो आईडी नहीं चेक कर सकती, लेकिन जो पुलिस है वो कर सकती है। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मैं रूल सामने लेके बैठा हूं, अगर आप कहेंगी तो मैं पढ़ दूंगा। लेकिन आज ये पूछा जाना चाहिए अंजना जी, ईवीएम ठीक है या गलत है? ये बात आप सपा के प्रवक्ता से भी पूछिए, और जब अगली डिबेट करेंगी तो महाविकास अघाड़ी के प्रवक्ता से भी पूछेगा, और जेएमएम और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछेगा। 23 तारीख को 12-1 बजे ये लोग ठीकरा ईवीएम पे फोड़ने लगेंगे, जैसे हरियाणा में इन्होंने किया था, और ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। ठीक है, जल्दी से इस पर आशुतोष जी एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं। आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि रूल बुक में, एक इसके बाद आ रही हो अनुराग जी, एक सेकंड। आशुतोष जी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को यह अधिकार है कि किसी की वोटर आइडेंटिटी कार्ड चेक करे और ये चेक करे कि ये जेन्युइन वोटर है, ये जेन्युइन वोटर नहीं है। ये जहां पोलिंग बूथ है उस एरिया के बाहर आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल चेक नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बाहर भी चेक कर रहे हैं उस दिन, जिस दिन की पोलिंग हो रही है, तो यह शक पैदा होगा कि प्रशासन दबाव डाल रही है और कुछ लोगों को डिमोरलाइज कर रही है वोटिंग करने से। गौरव जी, देखिए, किसी ने भी ये नहीं कहा, मैंने भी जो तथ्य रखे, क्योंकि ये कोई एडवर्सरियल डिबेट नहीं है, हम जनता को बता रहे हैं इस देश का कानून क्या है, रूल बुक क्या है। मैंने ये कहा ही नहीं कि पोलिंग बूथ के अंदर जो है पुलिस चेक करेगी। पुलिस तो वहां होती ही नहीं है जिस कमरे में वोट पड़ रहे होते। मैंने क्या कहा, पोलिंग स्टेशन जो है उसके बाहर अगर पुलिस तैनात है तो वोटर आईडी की बात नहीं है, पहचान पत्र कई होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, आपका पासपोर्ट भी होता है, आधार कार्ड भी होता है। आपकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ये वोटर आईडी मांग सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और यही जो मैनुअल है इलेक्शन कमीशन का वो कहता है, उसमें सेंट्रल फोर्सेस को मना किया हुआ है, ये स्पेशली लिखा हुआ है सीएपीएफ, लेकिन पुलिस के बारे में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि वो वोटर आईडी नहीं चेक कर सकते। शशि शेखर, और इस पे कोई तर्क की जरूरत नहीं है, ये मेरी समझ है, मैंने अपनी समझ बताई। मैं यहाँ कानून की बात नहीं कर रहा, जो समाजवादी पार्टी का और मुख्यतः विपक्ष का आरोप है और जिसकी वजह से आज कई जगह पर असंतोष लोगों ने व्यक्त किया, वो ये था कि सिर्फ एक विशेष वर्ग का को रोक के आईडी चेक की जा रही है ताकि वो मतदान से उन्हें रोका जा सके। ये उनका आरोप था। ये सही है गलत है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस पर कई जगह प्रदर्शन हो गए, कई जगह पुलिस को दौड़ाना पड़ गया, और सुबह से ही हम अपने इस चैनल पर भी दिखा रहे थे इसको। अगर आईडी वो चेक कर रहे थे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आईडी अगर सभी लोगों की चेक कर रहे थे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी खास इलाके में चेक कर रहे थे तो जाहिर है सवाल उठ सकते हैं। ठीक है, अब अनुराग जी आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए सवाल यहीं पर घूम फिर कर उतरता है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम यह है कि कई जगहों पर अगर चाहे आप घूंघट लगाए हो, चाहे आप गमछा लपेट ले चेहरे पर, चेहरा दिखना इशू होता है। अब ऐसे में बुर्के वाले मुद्दे पर उनका कहना है कि कहीं कोई प्रॉक्सी वोटर ना जाकर वोट करे। ये वाला इशू पिछली बार भी उठा था। देखिए,
देखिए अंजना जी, समाज में अगर ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे, जैसे कि बीजेपी को प्रवक्ता से कोई लेना देना नहीं है, इनको गांव से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं अंजना जी, एक बार अनुराग जी बोल लें, फिर आ रही हूँ गौरव जी तुरंत आ रही हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। अनुराग जी जल्दी से, जल्दी बात कह लूं। जरूर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो गांव से तो कोई लेना देना नहीं है, वो गांव का मतलब भी नहीं जानते। गांव में क्या होता है कि हम अपने घर में भी देखते हैं, गांव में हमारी दादी माँ आज भी पर्दा करके निकलती है। गांव की कोई महिला जब पर्दे में निकलती है तो उस गांव का व्यक्ति जानता है कौन महिला जा रही है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति होता है कि उसकी बहन जा रही है, उसकी माँ जा रही है, उसकी पत्नी जा रही है। लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वहां की लोकल पुलिस भी सिस्टम भी जानता है, जो बीजेपी के वहां बूथ एजेंट होते हैं, जो वहां नेता होते हैं, वो भी जानते हैं कि कौन जा रहा है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी विशेष धर्म विशेष को रोक के आप उनको बार बार आईडी चेक करेंगे, क्योंकि क्या होता है, गांव का आदमी बहुत सिंपल होता है। पुलिस अगर गांव में आती है तो उसी से डर जाता है, लेकिन पुलिस अगर जा के उसको चेक करेगी बार बार तो वो डरता है ना। तो इसके मतलब ऐसा लग रहा है कि आप उस पर दबाव बना रहे हो, फिर कह रहे हो नहीं मैं तो आईडी चेक कर रहा हूं। अरे भाई, गांव का आदमी बहुत सिंपल होता है, वो पुलिस से उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन पुलिस जब ज्यादा मात्रा में आती है और उसको बार बार उनको आईडी चेक करने का दबाव बनाती है तो उनको एक डर सा लगता है और वो भयभीत होते हैं। इसी को कहते हैं ना कि बेवजह तंग करना। क्योंकि आप तो कहोगे नहीं मैं तो आईडी चेक कर रहा हूं, लेकिन आईडी चेक करने के बहाने आप उनको परेशान कर रहे हो ना, तंग कर रहे हो ना। यही तो आरोप लग रहा है कि आप उन्हें तंग कर रहे हो, उनको सुचारू रूप से जाने से रोक रहे हो कि वोट देने जाए। आप देखोगे डीएम साहब ने जल्दी से आपको सुना देते हैं जो एक पॉलिटिकल लड़ाई, सियासी लड़ाई वहां पर छिड़ गई है दोनों तरफ से, उसके बाद से गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। सुनिए। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले। श्री अखिलेश यादव जी के पास इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चुनाव तो वो ऐसे भी हार चुके हैं, ये तो फूल करके गुब्बारा हो गए थे, इंडी गठबंधन के साथ गुब्बारा हो गए थे। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल भी पंचर हो चुकी है। 23 तारीख को मतगणना और समाजवादी पार्टी की साइकिल सैफई के उनके गैराज में पहुंच जाएगी। इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर ये खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। से हार की खींच को मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और मुझे लगता है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं पूरा दुनिया भारत के निर्वाचन आयोग की तारीफ करता है। और जब ये चुनाव जीतते हैं तो ये कहते अच्छा है, जब हारते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। गौरव भाटिया जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वोट से नहीं खोट से सरकार बनाना चाहते हैं, आपकी पार्टी कह रही है अराजकता की हदें पार कर दी है। अमित मालवीय पोस्ट पर, एक्स पर लिख रहे हैं।
कैसे देखें इसे, क्योंकि देखिए सीसामऊ में कई जगहों पर बैरिकेड की तस्वीर आ रही है। उनका आरोप है लोगों को रोका भी गया है। कई जगहों पर चुनाव आयोग का ये मानना है कि पोरस बॉर्डर से आसपास के इलाकों से लोग आ रहे थे, इसलिए ये बैरिकेड लगाया। सच क्या है? देखिए, किसकी नियत में खोट है मैं आपको बताता हूं। पहले अखिलेश यादव सीरीज 1 आई थी, मोहित खान छोटी बच्ची का विक्टिम शेमिंग करके कह रहे थे डीएनए टेस्ट करा लो। फिर आई अखिलेश यादव पार्ट 2, नवाब सिंह यादव, जिन्होंने मंच साझा किया और सपा की नेत्री है, उन्होंने कहा था अंजना जी कि रात में कौन सी नौकरी लेने गई थी, फिर से विक्टिम शेमिंग करी। अब मैंने आपको करहल की जो घटना हुई है उसके बारे में बताया। दलित बेटी का हत्यारा निकला अखिलेश यादव का दुलारा। ये तस्वीर देखिए, दिखाइए कैमरामैन जी, आप देखिए, ये अखिलेश यादव पार्ट 3 है। किसकी नियत में खोट है? एक बच्ची ने कहा मैं भाजपा के लिए वोट करूंगी, अखिलेश यादव के दुलारे ने हत्या कर दी उस बच्ची की, दलित बच्ची की। और उसके बाद अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। अखिलेश यादव से तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए ईवीएम ठीक है या खराब है। अब मैं शशि शेखर जी जो कह रहे थे उसका कुछ कहना चाहता हूं बात। शशि जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये हमारा कानून है, रूल है, आईडी सबका चेक होना चाहिए। और कमियां पुलिस की तरफ से, पोलिंग अधिकारी की तरफ से किसी भी व्यक्ति के प्रति रह सकती है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख ईसाई भी हो सकता है। विक्टिम कार्ड खेलना हमेशा कि हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं जानता हूं कई दिव्यांग कई बार जा रहे होते हैं, जो गाइडलाइंस उसका पालन नहीं होता है, व्हीलचेयर नहीं होती है, वह रैंप नहीं होता है। अब ये थोड़ी ना देखा जाएगा दिव्यांग मुस्लिम है कि हिंदू है। विक्टिम कार्ड करने लगे कि भाई मैं मुसलमान हूं, ऐसा हुआ। आप नागरिक हैं, कमियां रह जाती हैं, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन कमीशन बहुत ही अच्छा काम करता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व में, हमें गर्व होना चाहिए। तीसरी बात, आज खबर आई थी अंजना जी, कुछ पुलिस अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये क्या दिखाता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष है। अगर पुलिसकर्मी ने गलत किया, कानून का उल्लंघन किया, तो तुरंत कार्रवाई हुई। और अंत करूंगा, अभी कह रहे थे पर्दा पहन के हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, तो हम तो जिस समाज से आते हैं, हम तो चाहते हैं कि पर्दा जो है वो प्रथा समाप्त हो और अपनी अस्मिता के लिए बिना पर्दा के महिला आए। इनकी सोच है कि नहीं। और दिक्कत कब होती है? जब एक नागरिक अंदर घुसता है पोलिंग बूथ के, बताता है मैं रुखसाना हूं, रुखसाना के हाथ में बाल दिखाई देते हैं और पर्दा बुर्का उठाया जाता है तो पता चलता है मोहम्मद निकला। अब आप बताइए, रुखसाना मोहम्मद निकलेगी और आईडी चेक नहीं होगा तो फायदा तो नमाजवादी वोट जिहाद वाली पार्टी को ही होगा। ठीक है, इसके बाद आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए एक बार। शशि शेखर जी, आशुतोष जी। मैं आप जानती है, मैं सारे प्रवक्ता मेरे मित्र हैं, मैं उनकी बातों का जवाब कभी नहीं देता। तो ये जवाब किसी भी व्यक्ति के उस पर नहीं है। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि जो अगर सभी का आईडी चेक हो रहा है सड़क पर या कहीं पर भी, तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर नियम सबके लिए एक जैसे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यही मैंने पहले भी कहा था और मैं इस बात पर कायम हूँ। और अगर नियम में कहीं कोई भेदभाव हो रहा है तो जरूर नहीं होना चाहिए, ये हर आदमी कहेगा। आशुतोष, देखिए नियम बिल्कुल स्पष्ट है, पुलिस आईडी चेक नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए कोई बुर्कानशी महिला अगर वो पोलिंग बूथ के अंदर जाती है, वहां भी उसकी आईडी चेक होती है। ये नहीं होती कि वहां उसकी आईडी चेक नहीं होती, वहां भी आईडी चेक होती है। और नियम साफ तौर पे कहता है कि पोलिंग वहां पे जो महिला जो पोलिंग एजेंट होगी या पोलिंग अधिकारी होगी, वो चेक करेगी और साथ ही साथ जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसका भी ख्याल रखेगी। उसका हिंदू और मुसलमान होना कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हिंदू औरत भी जा सकती है, जो बुर्के जो उसमें हो सकती है, घूंघट में हो सकती है, वो भी कह सकती है। लेकिन इसी के साथ अगर सड़क पर, जो कि बूथ से बहुत दूर है, अगर पोरस बॉर्डर्स है, लॉ एंड ऑर्डर का की एक सिचुएशन पुलिस देखती है और वो आईडी वहां पर चेक करती है, क्या ये गलत है? का क्या मतलब है? कई आसपास के जिलों से लोग आते हैं ना, कई जगहों तो ऐसा पोरस बॉर्डर, तो ये सब शहर की 90% वो है। और आखिर भौगोलिक बॉर्डर्स जिलों में उस तरह से कहाँ देखे जाते हैं? तो ये तो पोरस बॉर्डर तो सभी होंगे।
कोई भारत पाकिस्तान थोड़ी है। नहीं, मैं कह रही हूँ बाई इलेक्शन में अगर किसी को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, हाँ, तो क्या सड़क पे इस तरह से आईडी चेक करना भी गलत है? एक चीज देखिए, समझिए आप इस बात को कि क्या पोलिंग बूथ के अंदर जाके वो आदमी वोट कर रहा है क्या? अगर वहां पे पोलिंग बूथ, अगर वहां पे आप चेक कर सकते थे, कोई गलत आदमी अगर मान लीजिए पोलिंग बूथ पे चला गया किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, तो वहां तो उसकी चेकिंग होगी आईडी। और ये बैरिकेड लगाकर चेकिंग जो आप देख रहे हैं उसी की तरफ पर। अब अनुराग जी अपनी बात रखिए। इसके बाद अभी ये कई पार्ट बता रहे थे। इनका पार्ट पता है क्या? पार्ट 1 भारतीय जनता पार्टी का पार्ट 1 नवाब मलिक। नवाब मलिक को क्या कहते थे? ये दाऊद का आदमी है। उसके बाद अभी इन्हीं के गठबंधन के साथी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो अच्छे हो गए। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई। पार्ट 2 बीएचयू की घटना। कब हुई थी बीएचयू की घटना? जब मैं बीजेपी के लोग उसमें पकड़े गए थे तब कहां थे? अभी पार्ट 3 झांसी की घटना हुई, 10-11 बच्चों की, नवजात शिशुओं की मौत हो गई आपकी नाकामी की, फेलियर की वजह से। फिर आप चले जाइए पार्ट 4 पे आ जाइए। अनुप्रिया पटेल आपकी ही मंत्री हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आपका कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां पे अन्याय हो रहा है, पुलिस काम नहीं करती है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। और फिर सुन लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे गांव में आज भी संस्कृति संस्कार जिंदा है। महिलाएं घूंघट में जाती हैं और घूंघट में जाती हैं तो लोग उनका सम्मान करते हैं। आप अपमान मत कीजिए उनकी संस्कृति का। वो अपने आज 70 साल से जिस पैटर्न पे जीते आ रही हैं, क्या आप उनको आज बदल देंगे ओवरनाइट? गांव के अंदर में हमने देखा है, क्योंकि मैं तो जिस बिरादरी से आता हूं उस बिरादरी में तो घूंघट भी निकलती है। मेरी माँ भी जाती है, वो भी घूंघट में निकलती है, मेरी दादी भी घूंघट में निकलती है। आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि दर्द आप नहीं समझ पाओगे। आप शहर में रहते हो ना, शहर में जीते हो, इसलिए आपको पता नहीं घूंघट क्या होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। ये वहां पे आईडी कार्ड, आइडेंटिटी होती है। आपका बूथ, वहां पे बूथ अध्यक्ष बैठा होता है, आपके लोकल के नेता होते हैं, सब जानता है कौन जा रहा है। तंग करना तो किसी को भी तंग कर लो, कानून के नाम पे तंग तो किसी को भी किया जा सकता है। हम भी अभी निकलेंगे 20 बार, हमें भी चेक कर लो, गाड़ी 20 बार चेक कर लो, 20 बार मेरे कपड़े चेक कर लो, मेरी आइडेंटिटी देख लो। ये तो तंग करने वाली बात हुई ना, जैसे आप किसी को तंग करना चाहते हो किसी के बहाने। इसलिए बहाना छोड़िए ना। लोकतंत्र में हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब अपने हैं। घूंघट में तो भी अपने हैं, पर्दे में तो भी अपने हैं, सभी अपने लोग हैं। क्यों किसी को परेशान करना? लोकतंत्र जिंदा रहने दीजिए, चलने दीजिए। वोट जिसको वोट मिलेगा जीत जाएगा, परेशान होने की क्या जरूरत है? रुक जाइए। हाँ गौरव जी, तीनों की बात का जवाब। हाँ, सबसे पहले तो क्योंकि आशुतोष जी ने एक बात कही तो मैं सारांश पढ़ रहा हूं। 12.1 सिक्योरिटी ये कहती है CAPF की सिक्योरिटी होगी और साथ में लोकल स्टेट पुलिस की। और उसके बाद आशुतोष जी 12.1.8 में कहता है, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द CAPF पर्सनल posted at the entrance of the polling station shall not verify the identity of electors coming into the polling station to cast their vote। इस पे लोकल पुलिस नहीं लिखा हुआ है, इसके मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैंने बताया। दूसरी बात संस्कृति की करी तो संस्कृति देखिए आप समाजवादी पार्टी की, ये नेत्री जयप्रदा के अंडरवेयर का रंग आजम खान अपनी एक्सरे आईज से बताते थे, अंजना जी। तब इनकी संस्कृति, अखिलेश यादव चुप रहे, ये इनकी संस्कृति है। रमा देवी जो कि शेर थी, उनकी आंखों में मन करता है देखता ही रहूं, आजम खान ने कहा था। और बगल में अखिलेश यादव हंस रहे थे, ये इनकी संस्कृति थी। और आजम खान खुद मंत्री थे। दूसरे नंबर पे बुलंदशहर में रेप केस हुआ एक नाबालिग के साथ और साजिश बता दिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगने वाले नेता मंत्री थे जब इनकी सरकार थी। मैं कहना केवल इतना चाहता हूं, अब मतदान हो चुका है, यहां लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग ने, हर व्यक्ति, हर नागरिक ने वोट किया है और इनको जल्द ही जवाब मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम झारखंड पे बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र पे कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पे, लेकिन वोट जिहाद, मरिया आलम खान इन्हीं की नेत्री थी ना, ये वोट जिहाद जब आप करते हैं अंजना जी, ये भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है और ये चिंताजनक है। महुआ मांझी जी हमारे साथ जुड़ गई। महुआ मांझी जी, इस बार तो आप सांसद भी हैं, लेकिन इस बार आप खुद रांची से चुनावी मैदान में उतरी थी और उस वक्त आपसे भेंट नहीं हो पाई, लेकिन आपने लड़ाई लड़ी है। अब जो हमारा ये सी वोटर का सर्वे है जो हम दिखा रहे हैं, उसमें सीटों के मामले में 36 पर बीजेपी है, वो आगे है एनडीए, और आप थोड़ा पीछे दिख रहे हैं। हालांकि 20 सीटों पर हम कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है अपनी सीट पर, बाकी सीटों पर?
देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया है एक्सिस माई इंडिया, जो सबसे ऑथेंटिक एग्जिट पोल जिनका होता है, पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, जिस पर सब लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उनके हिसाब से जेएमएम प्लस जो हमारा इंडिया अलायंस है, उनको 53 सीट्स मिलने वाले हैं झारखंड में, और एनडीए को मात्र 26 और अदर्स को 3। और संताल परगना, जहां से हेमंत सोरेन जी खुद खड़े हुए हैं बड़े सीट से, वहां पर इंडिया को 15 और एनडीए को मात्र 3 सीट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। परसेंटेज वहां का इंडिया को 52% और एनडीए को 37% है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भी हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जी। बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, खुद चुनावी मैदान में है वो भी इस बार। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये सी वोटर का सर्वे तो इशारा कर रहा है कि आप लोग 36 सीटें ला सकते हैं, लेकिन 20 सीटों पर कांटे की टक्कर भी दिखा रहा है। 41 है बहुमत का आंकड़ा, तो अभी भी 5 सीट आप लोग पीछे दिख रहे हैं। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव आज समाप्त हो गए और हमारे जो कार्यकर्ता से हम सब ने जो फीडबैक लिया है अभी तक, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 51 प्लस सीटें आ रही है। हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने उत्साह से वोट डाला है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। शेखर जी भी एक सवाल पूछना चाह रहे, पूछे जल्दी से। बाबूलाल जी, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। हाँ। पहला सवाल ये कि क्या आप आश्वस्त हैं कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे? आपको बधाई दें, आप 51 सीटें जीत रहे हैं। और दूसरी बात, आखिर ऐसा कौन सी चीज है जो इस बार काम कर गई आपके गठबंधन के पक्ष में? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग जानते हैं कि जब विधायक 23 तारीख को चुन करके आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी और फिर नेता चुने जाएंगे और आप सब लोगों को बुला करके जब तक मिठाई के साथ आप सब लोगों को बता दी जाएगी। लेकिन बाबूलाल जी सुनिए ना, असल मामला ये है कि देखिए, रघुवर दास जी को सीएम बनाया था बीजेपी ने, 4 में से 1 वोट वहां पर एक आदिवासी का है। ऐसे में एक नॉन आदिवासी को सीएम बनाना भारी पड़ा लंबे वक्त से। लेकिन खुलकर आपके चेहरे, आपके सबसे बड़ा चेहरा पोस्टर पर जो राष्ट्रीय नेता है उसके बाद आप ही का लग रहा था, लेकिन सीएम कैंडिडेट आपको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन चेहरा आपका आगे था। तो आपको अंदर ही अंदर आश्वासन है कि नहीं कि अगर जीतते हैं तो सीएम बनेंगे? आगे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम को बिना प्रोजेक्ट किए ही कि चुनाव के मैदान में गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है, या उनकी बातों पर देश की जनता विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है। और नेता, हमने कहा कि जब 23 तारीख को काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा, विधानसभा विधायक दल के नेता बैठेगी और तय करेंगे। चंपई सोरेन लोग कह रहे हैं सर कि कोलाहन के इलाके में बहुत अच्छा शायद नहीं कर पाए, जिस पर आप लोगों ने इतने घोड़े अपने लगा दिए हैं, उनको पार्टी में लाने का मतलब क्या है बाबूलाल मरांडी के लिए? और इसी के साथ शशि जी का भी एक छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल, इनफैक्ट बाबूलाल जी इसका जवाब दे दे तो मेरा सवाल बहुआ से होगा कि भाई आप इतनी आश्वस्त क्यों है कि आप जीत रही हैं? लेकिन पहले बाबूलाल जी जवाब दे दो। नहीं, मैं 1-2 बता दूं स्पष्ट रूप से। एक तो झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चली। 5 वर्षों में आपने देखा कि करप्शन किस प्रकार से ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी आम लोगों की जीना मुश्किल हो गया था। कानून व्यवस्था पूरी तरह से हालत खराब थी, जहां पर मां बहनें भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं थी। फिर दूसरी तरफ जहां आपने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में, तो वहां डेमोग्राफी जो बदली है और उसमें सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हो रहे हैं तो सीधा तो ट्राइबल समाज के लोग हो रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग हो रहे हैं। 1951 से लेकर के 2011 के बीच में पूरे झारखंड में 10% की आबादी ट्राइबल की कमी हुई है। संथाल परगना अगर एक पार्ट को हम देखते हैं तो 16% की कमी उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनको आबादी के प्रोपोर्शनेट लोकसभा। बिल्कुल जी मरांडी जी, अब मैं जवाब दूं?
और यही इसका जवाब आप भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए कई जगहों पर लगभग 4 से 5% जो आदिवासी समुदाय है उसकी आबादी में गिरावट सबसे बड़ा इन्होंने मुद्दा बनाया घुसपैठियों का, क्योंकि अगर यही नंबर्स रिजल्ट में आते हैं तो महुआ जी ऐसा लगेगा कि वो सही साबित हुआ। संताल परगना में आदिवासी आबादी का घटना। सम्मान के साथ मैं बाबूलाल जी को बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करती हूँ और दर्शकों को भी, और अपना जवाब देना चाहूंगी कि सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात आई थी कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा ने लगाया, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि अभी मुझे याद है अमित शाह जी ने हमारे पार्लियामेंट में एक सेशन में गीता को मधु कोड़ा जी का नाम लेके कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में रखा है, और उसके 10 दिन के अंदर अंदर मैंने देखा कि गीता कोड़ा जी को अपने पार्टी में ज्वाइन कराकर एमपी टिकट भी दिया गया और उन्हीं मधु कोड़ा जी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया गया। महाराष्ट्र में भी शरद पवार जी के परिवार के लोग के बारे में कहा गया 70,000 का घोटाला, और फिर उनको भी मंत्री बना दिया गया। और जो भ्रष्टाचार की बात होती है, जैसे पूजा सिंघल जी को यहाँ पर जो अरेस्ट किया गया था वो मनरेगा का जो घोटाला था। क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है महुआ जी, एक सवाल आशुतोष जी का भी है, एक बार एक सवाल वो छोटा सा पूछना चाह रहे हैं जल्दी से। बाबूलाल जी एक मिनट। और गीता कोड़ा पर तो अपने भी सवाल पूछ रहे थे। बाबूलाल जी एक छोटा सा सवाल मेरा ये, आशुतोष बोल रहा हूं मैं, 10% वहां बाहर के लोग आए हैं, तो क्या सारे 10% ये सब बांग्लादेशी घुसपैठी हैं या दूसरे राज्यों से लोग आए हैं? बाबूलाल जी नहीं, हमने तो सरकार से मांग की है, हम ही नहीं बल्कि राज्य झारखंड के हाईकोर्ट ने भी कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य का गृह विभाग ये दोनों मिलकर के कमेटी गठित करे, उसको चिन्हित करे। वक्त इतने की इजाजत देता है सर, आप सभी का धन्यवाद मुझे करना पड़ेगा। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कवरेज सबसे तेज सटीक आप देखेंगे 23 नवंबर को रहिएगा हमारे साथ। चुनावी नतीजे सबसे तेज और सटीक आप आज तक पर देखेंगे। देखते रहिए आज।